तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। और देखिए, सामाजिक अध्ययन में आज हमें चैप्टर पढ़ना है वैदिक काल। जो ये वैदिक काल है, ये चैप्टर देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हमें देखिए वेदों के बारे में पढ़ना है, पुराण क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ना है। और साथ ही देखिए, हमें पढ़ना है आश्रम व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है। तो ये चैप्टर देखा जाए तो काफी बड़ा है। लेकिन देखिए, हम आपको उस हिसाब से पढ़ाएँगे जो आपके सिलेबस में है। यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितना दिया है, यानी सिलेबस, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएँगे। ठीक है? फालतू का बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ाएँगे कि फालतू का आपका बोझ बढ़ाया जाए। और देखिए, वैसे तो ये चैप्टर जो है वैदिक काल, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है? इसको अगर पढ़ाने बैठ जाएँ लगातार सारी क्लासेस बिल्कुल डिटेल से अगर पढ़ाया जाए, तो लगभग ये 5-6 दिन तक चलेगा, तब जाकर कहीं कंप्लीट होगा। लेकिन उतना सारा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें उस हिसाब से पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है? और देखिए, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तभी जाकर आप अच्छे अंक लेकर आएँगे। नहीं तो अगर बेमतलब की चीज़ें आप पढ़ते जाएँगे, तो देखिए, बेमतलब चीज़ों से क्या होगा, आपका फालतू बोझ बढ़ेगा और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी नहीं। और बहुत लोग करते क्या हैं, इतना डिटेल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते जाते हैं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी वजह से आगे चलकर उनका देखिए बैक लग जाता है। तो देखिए, आपको इन सब चीज़ों से बचना है। देखिए, जो पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है? और सॉलिड पढ़िए। और देखिए, जब ये लेक्चर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद देखिए, कोई भी आप किताब उठाइए, ठीक है? चाहे कोई भी सीरीज़ उठा लीजिए, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताएँगे, सारे प्रश्न आपके इसी से मिलेंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि डीलर से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी या कोई अपडेट होगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वैदिक काल, यानी वैदिक काल है क्या? तो वैदिक काल भारतीय इतिहास का वह समय है जब वेदों की रचना हुई। यानी ये वैदिक काल क्या है? यानी जब वेदों की रचना हुई थी, उसे उस समय को हम क्या कहते हैं? वैदिक काल। इस काल में समाज, धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विकास प्रारंभिक रूप से हुआ था। ठीक है? वैदिक काल का समय देखिए, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक काल का समय, ठीक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को देखिए हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है? पहला है देखिए प्रारंभिक वैदिक काल, इसे भी ही हम कह देते हैं ऋग्वैदिक काल, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या है? ऋग्वैदिक काल। इसका देखिए समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें देखिए ऋग्वेद की रचना हुई थी, यानी इसमें किस वेद की रचना हुई? तो ऋग्वेद की। इसी के आधार पर इसका नाम दूसरा रखा गया है ऋग्वैदिक काल, ठीक है? अगला दूसरा है देखिए उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें देखिए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 3 वेदों की रचना हुई थी, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं वैदिक सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, यानी वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया? ठीक है? तो आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। यानी कौन माना जाता है वैदिक सभ्यता का निर्माता? तो आर्य। तो देखिए, अब सवाल मन में आता है कि आर्य कौन थे? तो पहले हम समझ लेते हैं कि आर्य आए कहाँ से, फिर इसके बारे में हम, क्योंकि आर्यों के आगमन का देखिए जो बहुत सारे मत दिए गए हैं। किसी ने कुछ और बताया है, किसी ने कुछ और बताया है, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्य हैं, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है? बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से बताया कि वे उत्तरी ध्रुव से आए हैं। लेकिन फिर आए दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि आर्य जो हैं तिब्बत से आए हैं। ठीक है? फिर देखिए एक दूसरे विद्वान आए मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए हैं। तो जो ये मध्य मैक्स मूलर ने बताया है कि मध्य एशिया, तो इनका देखिए जो मत है, माना गया, यानी इनके मत को प्रामाणिकता दी गई है। तो इसी के आधार पर हम अब पढ़ेंगे कि जो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? मध्य एशिया से। ठीक है? देखिए, चलिए अब हम समझते हैं आर्य कौन थे। तो देखिए, आर्य एक इंडो आर्यन भाषा भाषी जाति थी। तो देखिए, यहाँ पर जाति मतलब ये नहीं है कि आप सोच लीजिए कि जैसे यादव जाति है, तो इसके बारे में मत सोच लेना। ये यहाँ पर जाति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, देखिए एक भाषा भाषी जाति है। इसका मतलब है कि जो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है? या इसे हम कहते हैं कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन या कह सकते हैं उत्तम, ठीक है? यानी जो यानी जो श्रेष्ठ हों, यानी ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है? यानी इसमें श्रेष्ठ लोगों की बात की गई है।
आगे समझिए, जिनकी मूल भूमि यानी इनकी मूल भूमि मध्य एशिया है, ठीक है? इनकी आर्यों की अगर मूल भूमि कहा जाए कौन सी है तो मध्य एशिया, खासकर काकेशस या कैस्पियन सागर के आसपास मानी जाती है। यानी ये जो काकेशस पर्वत है, कहाँ पर है? ये मध्य एशिया में, ठीक है? यानी या फिर कैस्पियन सागर, ठीक है? इसी के आसपास मानी जाती है। ये लोग घुड़सवारी में दक्ष थे, यानी ये घुड़सवारी में काफी एक्सपर्ट थे। और संस्कृत भाषा बोलते थे, यानी जो आर्य थे, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। चलिए अब समझते हैं भारत में आगमन का मार्ग यानी किस रास्ते से भारत पहुंचे। तो देखिए, आर्य ईरान और अफगानिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिम भारत, सिंधु और सप्त सिंधु क्षेत्र, यानी सिंधु और सप्त सिंधु क्षेत्र का मतलब है 7 नदियों का समूह, अभी हम आगे पढ़ेंगे, में आए। ये लोग संभवतः खैबर दर्रे के रास्ते भारत में प्रवेश किए, यानी किस दर्रे से आए? खैबर दर्रे से। चलिए अब आगे समझिए प्रारंभिक बसावट यानी शुरुआत में ये लोग कैसे बसे भारत में। तो देखिए, आर्यों ने सबसे पहले पंजाब और सरस्वती नदी क्षेत्र, जिसे सप्त सिंधु कहा गया, में बसावट की। ठीक है, सबसे पहले पंजाब और सरस्वती नदी के किनारे यही क्षेत्र ऋग्वैदिक काल का मुख्य केंद्र बना। यानी जो ये वाला क्षेत्र था एक किसका केंद्र बना? ऋग्वैदिक काल का। अगला देखिए पॉइंट है आर्यों का जीवन और संस्कृति, यानी आर्यों का जीवन कैसा था? आर्य लोग कृषक और पशुपालक थे। आर्य जो थे वो कृषक यानी किसान थे और पशुओं को पालते थे। वे अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम जैसे देवताओं की पूजा करते थे, यानी अग्नि की पूजा करते थे, इंद्र, वरुण और सोम। उनका समाज जन और विष जैसे समूहों में बटा था। जन और विष में बटा हुआ था। उन्होंने वेदों की रचना की, खासकर ऋग्वेद जो उनका सबसे पुराना ग्रंथ है। यानी देखिए आर्यों के समय वेदों की रचना हुई। आर्यों ने नहीं की है, लेकिन आर्यों के समय हुई। अगला है देखिए स्थानीय लोगों से संबंध। आर्य जब भारत आए तब यहाँ द्रविड़ और अन्य मूल निवासी बसे हुए थे। यानी जब भारत आर्य आए थे तब यहाँ पर कौन था? द्रविड़ और अन्य मूल निवासी, यानी जो भारत में पहले से रहते थे। आर्यों ने इनसे युद्ध की, यानी आर्यों ने मूल निवासियों से युद्ध किया और धीरे धीरे उन्हें दक्षिण भारत की ओर खदेड़ा, यानी उनको धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर भगा दिया। अब चलिए हम समझते हैं वैदिक सभ्यता का प्रारंभ, ठीक है? यानी अब हुई देखिए वेदों की रचना, यानी अब आर्य आ चुके हैं, ठीक है? फिर हुई वेदों की रचना। वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों का संकलन किसने किया? तो वेद व्यास ने, ठीक है? सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, अन्य वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? अब चलिए हम वेदों के बारे में समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद कैसा वेद है? मंत्रों का वेद है, ठीक है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पहला वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और यज्ञ मंत्र शामिल हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त यानी मंत्रों के समूह हैं। कितने मंत्र हैं? 1028। इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि देवताओं की महिमा गाई गई है, ठीक है? 10 मंडल हैं, यानी इसमें देखिए ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं तथा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो तीसरे में। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है और देखिए 10वें मंडल में 4 वर्ण इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब हम समझते हैं वर्ण व्यवस्था यानी वर्णों के बारे में। ठीक है? फिर आगे हम उन तीनों वेदों के बारे में समझेंगे। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत की एक सामाजिक संरचना है, जिसे वैदिक काल में विकसित किया गया था। यह समाज को 4 मुख्य वर्गों या वर्णों में बाँटती थी। इस व्यवस्था का आधार कार्य, कर्म और गुण स्वभाव था। 4 वर्ण इस प्रकार हैं, यानी चारों वर्णों के बारे में पहले हम जानेंगे। ठीक है? ये 4 वर्ण किसमें हैं? ये ऋग्वेद में हैं। तो देखिए ब्राह्मण यानी ज्ञान और शिक्षा के अधिकारी। जो ब्राह्मण थे उनका काम क्या था? ज्ञान बांटे, ठीक है? और शिक्षा के अधिकारी यानी शिक्षा ग्रहण करें। कर्तव्य वेदों का अध्ययन और अध्यापन। वेदों का अध्ययन करें, इनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और कराना, धार्मिक अनुष्ठान, ये ब्राह्मण के कार्य थे। समाज में स्थान इनका कैसा था? तो सबसे उच्च स्थान था। विशेषता इनकी क्या है? ज्ञान, तपस्या, सत्य, संयम। ठीक है? देखिए हमने काफी शॉर्ट में लिया है, सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, आपको फालतू का भी नहीं लिखना पड़ेगा। अगला है देखिए छत्री, ठीक है? शासन और रक्षा के अधिकारी, यानी जो छत्री थे वो शासन संभालते थे और सुरक्षा कार्य करते थे, यानी युद्ध लड़ते थे। कर्तव्य इनका क्या था? राज्य की रक्षा, शासन, न्याय करना, युद्ध में भाग लेना, यानी युद्ध और लड़ाई में कौन भाग लेता था? क्षत्रिय लोग। समाज में इनका स्थान दूसरा था, ठीक है? इनकी विशेषता क्या थी? शौर्य, वीरता, नेतृत्व क्षमता, ठीक है? अगला है देखिए, अगला है देखिए वैश्य,
तो इनका क्या काम था? व्यापार और कृषि के अधिकारी, ठीक है? व्यापार कार्य करें और कृषि कार्य करें। जैसे इनका कर्तव्य देखिए क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, समाज की आर्थिक व्यवस्था को चलाना, ठीक है? समाज में इनका स्थान था तीसरा। विशेषता यानी उद्यम, समृद्धि और सेवा भाव, यानी ये उद्यमी थे, यानी कोई व्यापार करे, व्यापारी थे। और अगला है देखिए शूद्र, सेवा कार्य के अधिकारी। जो शूद्र थे उनसे सेवा करवाई जाती थी। इनका कर्तव्य क्या था? यानी इनका काम क्या था? अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। इनकी बहुत ही दयनीय दशा थी। जो शूद्र लोग थे, इन तीनों वर्णों की क्या करते थे? ये सेवा करते थे। समाज में स्थान इनका चौथा स्थान, यानी सबसे निम्न स्थान था। इनकी विशेषता यानी श्रम और विनम्रता और सेवा, यानी बहुत सारा काम करें और विनम्र होकर रहें और सेवा कार्य, इन तीनों वर्णों की सेवा कार्य करें। ये जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी। यानी अगर जिस हिसाब से आपका कर्म होगा, उसी हिसाब से आपको उसी वर्ण में रखा जाएगा। जैसे आप युद्ध कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय हुए। अगर पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो देखिए आप ब्राह्मण हुए, ठीक है? अगर आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तो आप शूद्र हुए, ठीक है? लेकिन यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जन्म के आधार पर हो गई। जन्म के आधार मतलब जिस जिस वर्ण में आपने जन्म लिया, उसी वर्ण के आप हो गए। जैसे अगर कोई शूद्र है और शूद्र में पैदा हुआ, तो वो आगे चलकर शूद्र ही हो गया। यहीं से देखिए जाति व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। अगर कोई ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ, तो ब्राह्मण ही रहेगा, ब्राह्मण हो गया। यानी अब कर्म के आधार पर हटा दिया गया, कर दिया गया जन्म के आधार पर। तो यहीं से जाति व्यवस्था शुरुआत हो गई। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है देखिए सामवेद, या इसे हम कहते हैं संगीत का वेद। सामवेद में ऋग्वेद के चुने हुए मंत्रों को संगीत के साथ गाने की विधि बताई गई है। यानी सामवेद में बताया गया है कि जो ऋग्वेद में मंत्र थे, उसको कैसे गायन करना है, उनको कैसे गाना है, यही विधि बताई गई है। यह वेद मुख्यतः यज्ञों में गान के लिए प्रयोग होता था। अगला है यजुर्वेद, इसे हम कहते हैं कर्मकांड का वेद। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि, अनुष्ठान, हवन की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा कर्म करते समय कौन सा मंत्र बोला जाता है। जैसे जब शादी होती है, तो देखिए बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ठीक है? तो यही सब इसमें सारा यजुर्वेद में लिखा है। अथर्ववेद, जादू टोने और चिकित्सा का वेद। अथर्ववेद में घरेलू जीवन, रोगों का उपचार, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटियों के प्रयोग और सुख शांति से जुड़े मंत्र शामिल हैं। इसमें तंत्र विद्या और आयुर्वेदिक ज्ञान भी मिलता है, ठीक है? तो चलिए अगला है ऋग्वेद में सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों के क्षेत्र। तो देखिए वो कौन सी 7 नदियां हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है देखिए सरस्वती नदी, सिंधु नदी, वितस्ता जिसे झेलम नदी कहते हैं, अस्किनी यानी चेनाब नदी, परुष्णी, रावी नदी, बिपाशा, ब्यास नदी, शतद्रु यानी सतलज नदी, ठीक है? इन 7 नदियों का उल्लेख है सप्त सिंधु में। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं वेदांग, यानी वेदांग क्या होते हैं। वेदों को समझने, पढ़ने और उनका सही अर्थ जानने के लिए जो सहायक शास्त्र बनाए गए, उन्हें वेदांग कहते हैं, ठीक है? यानी वेदों को समझने के लिए जो सहायक शास्त्र बनाए गए, उन्हें क्या कहते हैं? वेदांग। वेदांग कुल 6 होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है? ये 6 हैं वेदांग। चलिए अब हम समझते हैं पुराण। पुराण वे ग्रंथ हैं जिनमें प्राचीन कथाएं, सृष्टि की रचना, देवताओं की कथाएं, धर्म, नीति, भक्ति और इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है? पुराणों की संख्या कुल पूछी जाए तो 18 है। टोटल पुराण कितने हैं? 18। कुछ प्रमुख पुराणों के नाम देखिए, हम कुछ 2-4 नाम लिए हैं पुराणों के, क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 पुराणों के नाम लिखिए। तो देखिए आपको पता होने चाहिए। ये नहीं कि आप 18 मत याद कीजिए, बस हाँ 4 2-3 याद रखिए। जैसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, फिर विष्णु पुराण, अगला है देखिए शिव पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है? तो इनमें से आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब हम समझते हैं उपनिषद, यानी उपनिषद क्या है? उपनिषद वे ग्रंथ हैं जो वेदों के अंत में लिखे गए, ठीक है? वेदों के अंत में लिखे गए और जिनमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाया गया है, ठीक है? कुल उपनिषद लगभग 108 हैं। उपनिषदों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितने हैं? 108। कुछ प्रमुख उपनिषद देखिए, हम कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप नाम दे रहे हैं, ठीक है? कुछ याद होने चाहिए, जैसे कि हो सकता है अगर अगर एग्जाम में कोई उपनिषद का नाम पूछ ले, कहे कि 2 उपनिषदों के नाम लिखिए, तो आपको ये याद होने चाहिए। देखिए कुछ उपनिषदों के नाम दिए हैं। तो देखिए पहला है ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडक उपनिषद, इसी को कहा जाता है मुंडकोपनिषद, ठीक है? मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ठीक है? इसमें से आपको 2-3 याद कर लीजिए। कि जो ये मुंडक उपनिषद है, यानी इसे ही हम कहते हैं मुंडकोपनिषद। यहाँ से देखिए लिया गया है भारत का आदर्श वाक्य, सत्य,
मेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। चलिए अब आगे समझते हैं। आश्रम व्यवस्था। तो देखिए आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारत की एक सामाजिक और शैक्षिक प्रणाली थी, जो व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बाँटती थी। ठीक है? यानी जीवन को 4 चरणों में बाँटने का कार्य करती थी। कौन? आश्रम व्यवस्था। इसका उद्देश्य मनुष्य को जीवन के प्रत्येक चरण में उचित कर्तव्यों का पालन करने हेतु मार्गदर्शन देना था। तो देखिए 4 आश्रम कौन है? यानी 4 जीवन चरण। तो पहला है देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम। ये होता था 0 से 25 वर्ष तक। यह जीवन का प्रारंभिक चरण होता था, यानी स्टार्टिंग फेज है ये। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर विद्या, अनुशासन, संयम और धर्म की शिक्षा प्राप्त करता था। यानी जो विद्यार्थी है शुरुआत में आश्रम में रहता था, गुरु के साथ रहता था, विद्या और अनुशासन, संयम, धर्म आदि की शिक्षा लेता था। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक माना जाता था। यानी 0 से 25 वर्ष तक देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ठीक है? अगला है देखिए गृहस्थ आश्रम, यानी 25 से 50 वर्ष। ठीक है? यह जीवन का सामाजिक और पारिवारिक चरण होता था। ठीक है? व्यक्ति विवाह करता था। इसमें देखिए क्या है, व्यक्ति विवाह करता है, परिवार पालता है, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाता है। ठीक है? समाज और राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाता। धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों की पूर्ति इसी आश्रम में होती है। इसे सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कहा गया, क्योंकि बाकी तीनों आश्रम इसकी ही सहायता से टिके हुए रहते हैं। ठीक है? यानी गृहस्थ आश्रम में आदमी देखिए शादी करने के बाद पारिवारिक जीवन व्यतीत करता था। अगला है देखिए वानप्रस्थ आश्रम, यानी 50 से 75। जब व्यक्ति के बाल पकने लगते और पोते पोतियां हो जाते, तब वह वानप्रस्थ में प्रवेश करता। यानी व्यक्ति जब दादा बन जाता, ठीक है, तब कौन सा आश्रम आ जाता? यानी वानप्रस्थ आश्रम। यह सन्यास की तैयारी का समय होता था। यानी अब इसके बाद क्या है? सन्यास की तैयारी। सांसारिक मोह छोड़ना। अब धीरे धीरे क्या है? सांसारिक मोह को छोड़ना है, त्यागना है। साधना करना है, यानी प्रार्थना करना है, पूजा करना है। पत्नी के साथ या अकेले वन में रहना है। चाहे आप पत्नी को लेकर साथ चले जाइए वन में, या फिर अकेले ही जंगल में जाइए, फिर तपस्या कीजिए। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वानप्रस्थ आश्रम कह रहा है। अगला है देखिए संन्यास आश्रम, यानी 75 वर्ष के बाद, यानी 75 से 100 वर्ष। ठीक है? यह जीवन का अंतिम चरण होता था। ये जीवन का कैसा चरण है? बिल्कुल अंतिम, लास्ट फेज। व्यक्ति संसार से पूर्णतः विरक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता था। यानी वो सांसारिक मोह माया छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति की ओर चल देता था। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति माना गया है। यानी जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति माना गया है। वह भिक्षा पर जीवित रहता था, यानी आगे का जीवन, जैसे संन्यास आश्रम में आपको घर तो जाना ही नहीं, ठीक है? तो आपको भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना है और सभी भौतिक सुखों का त्याग करना है। ठीक है? यानी सभी भौतिक सुखों को त्याग त्याग देना है। भौतिक सुख मतलब धन, दौलत, रुपया, पैसा, इन सब चीज़ों का त्याग करना है। तो देखिए वैदिक काल में जो संपूर्ण जीवन था 100 वर्षों का हुआ करता था। कितना? 100 वर्षों का। तो पहला था देखिए तो ब्रह्मचर्य, दूसरे में क्या था? गृहस्थ आश्रम, फिर तीसरा आश्रम कैसा था? वानप्रस्थ आश्रम, और फिर चौथा हुआ था संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों में जीवन को विभाजित किया गया था। ठीक है? लोगों का जीवन था 100 साल तक था। ठीक है? लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो 60 से लगाकर 80, बस इसी के बीच में डेथ हो जाती है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं वैदिक सभ्यता की विशेषताएँ, ठीक है? धार्मिक विश्वास का विकास, यानी वैदिक सभ्यता में धार्मिक विश्वास कैसा था? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होने लगी, ठीक है? किनकी पूजा होने लगी? प्राकृतिक शक्तियों की, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। यज्ञ, हवन, मंत्रों का महत्व बढ़ा। धर्म के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों का संबंध जुड़ गया, यानी धर्म के साथ सभी जीवन के सभी क्षेत्रों का संबंध जुड़ गया। समाज का गठन, शुरू में समाज समानता पर आधारित था, फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विकसित हुई। परिवार, कबीले, राजा, सभा, समिति ने समाज को संगठित किया। यानी जो पहले था समाज, वो समानता पर आधारित था।
यानी जो वैदिक काल का जो शुरुआती समय था, तब देखिए समानता हुआ करती थी। लोगों में एक-दूसरे से समानता रखते थे, यानी सभी लोग एक जैसे थे, समान थे। लेकिन धीरे-धीरे वर्ण व्यवस्था आई, तो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों में सभी को अलग-अलग बाँट दिया गया और इन्हीं के आधार पर धीरे-धीरे समय व्यतीत होता गया और जातियाँ बनती गईं। अगला है देखिए आर्थिक विकास, कृषि मुख्य पेशा बना, यानी कृषि कैसा था? मुख्य पेशा था। पशुपालन, व्यापार, हथकरघा का भी विकास हुआ। लोहा, तांबा आदि धातुओं का प्रयोग बढ़ा, लोहे का प्रयोग बढ़ा, तांबे का प्रयोग बढ़ा। अगला है देखिए शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा में दी जाती थी, यानी जो शिक्षा थी तो गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित थी। जैसे आप आश्रम में जाएँगे, ठीक है? जो बच्चे को पहले आश्रम में छोड़ दिया जाता था, वहाँ गुरु जो है शिष्य को वहीं रखकर शिक्षित करता था। संगीत, नृत्य, काव्य और दर्शन का विकास हुआ। इतिहास का महत्व, आर्यों के आगमन के साथ ही भारत में वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, ठीक है? उन्होंने धर्म, भाषा, समाज और राजनीति के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला। संस्कृत भाषा, वर्ण व्यवस्था, यज्ञ परंपरा आदि की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। तो देखिए आज हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता, ठीक है? इससे पहले हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में सिंधु सभ्यता। तो इन दोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वैदिक सभ्यता थी, वो कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और जो सिंधु सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए आज इस चैप्टर में हमने जितना पढ़ा है, बस इसी से आपके देखिए सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँगे। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही देखिए हमने कोई ऐसी चीज़ें फालतू की रखी है जिससे कि आपका फालतू बेमतलब का बोझ बढ़े। और देखिए अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।